हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है सब कुछ? हाउ आर यू गाइस डूइंग? ऑनेस्टली आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, क्योंकि आज की जो कहानी है ना, उसके लिए आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं सच में बता रही हूँ, इसका स्क्रिप्ट तैयार करते वक्त मुझे खुद थोड़ा अजीब फील हो रहा था। सो आराम से बैठ जाओ, हेडफोन्स पहन लो और चलिए चलते हैं उस अंधेरे में जहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। कार्तिक के लिए पहाड़ सिर्फ उसकी हॉबी नहीं, एक जिद थी। दिल्ली के उस छोटे से फ्लैट से भागने का अकेला रास्ता, उसके बीमार माँ का रोना और नौकरी का स्ट्रेस उसे जीने नहीं देता था। हर 6 महीने वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता, पहाड़ों की उन ऊंचाइयों पर जहाँ उसे लगता था कि वो खुदा के थोड़े पास है। स्पीति और लद्दाख के उन रास्तों पर उसने कई बार मौत को छू कर देखा था, इसलिए वो हर चीज बेस्ट लेकर चलता था, एक्सपेंसिव शूज से लेकर एक सर्वाइवल किट तक। उसे पूरा भरोसा था कि पहाड़ उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल एक माँ की तरह। पर वो नहीं जानता था कि कुछ पहाड़ बच्चों को पनाह नहीं, सिर्फ मौत देता है। वेलकम टू द रेड रिवर एपिसोड 14। ये बात कुछ साल पहले की है, जब कार्तिक और उसका बेस्ट फ्रेंड अमन एक बहुत ही रिमोट और हाई एल्टीट्यूड क्रॉस करने का प्लान बनाते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहां ज्यादा टूरिस्ट नहीं जाते, सिर्फ हार्डकोर ट्रैकर्स ही इस रूट को चूज करते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, और वहां का मौसम मौसम का कोई भरोसा नहीं। एक मिनट में धूप और दूसरे मिनट में ऐसी बर्फबारी कि आपको अपना हाथ भी ना दिखे। ट्रैक की तीसरे दिन सब कुछ नॉर्मल था। आसमान बिल्कुल नीला था, धूप निकली हुई थी, और बर्फ पर चलने की वो जो क्रंच क्रंच आवाज आती है ना, बस वही सुनाई दे रही थी। कार्तिक, अमन और उनका एक लोकल गाइड तीनों आराम से चल रहे थे। उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस था, लगभग 30 या 20 मीटर का। हवा थोड़ी ठंडी थी, पर उन्होंने हैवी जैकेट्स पहनी हुई थी, तो सब ठीक चल रहा था। कार्तिक एक्चुअली अपने गोप्रो में कुछ फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था, हंस रहा था, अमन को चिढ़ा रहा था कि वो कितना स्लो चल रहा है। लेकिन गाइस, पहाड़ों में ना एक कहावत है, पहाड़ आपसे तब तक दोस्ती रखते हैं जब तक उनका मूड ठीक होता है। और उस दिन पहाड़ का मूड अचानक से बदल गया। बिना किसी वार्निंग के आसमान में काले बादल छा गए। हवा की स्पीड अचानक इतनी तेज हो गई कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया। और फिर शुरू हुआ वाइट आउट। आपको पता है वाइट आउट क्या होता है? ये सिर्फ एक नॉर्मल स्नोफॉल नहीं होती। वाइट आउट में आसमान और जमीन का बीच का फर्क खत्म हो जाता है, सब कुछ सफेद हो जाता है। हवा में इतनी बर्फ उड़ने लगती है कि आपको अपने आगे के 1 फुट दूर भी कुछ नहीं दिखता। आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलता, आपको ये नहीं समझ आता कि आप सीधे खड़े हो या थोड़ी झुके हुए हो। एक अजीब सा वर्टिगो होने लगता है। उसने चिल्लाकर अमन को आवाज दी, अमन, गाइड भैया, कहाँ हो आप लोग? कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हवा का वो भयानक शोर, एक ऐसे आवाज जैसे पहाड़ चीख रहे हैं। कार्तिक के जूते का क्रैम्पन थोड़ा लूज हो गया था। उसने सोचा कि वो बस 1 सेकंड के लिए नीचे झुकेगा, उसको टाइट करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। उसने अपना हैवी बैकपैक थोड़ा साइड में रखा, अपने ग्लव्स निकाली ताकि वो स्ट्रैप को ठीक कर सके, और जैसे ही उसने अपना सर ऊपर उठाया, अमन और गाइड वहां नहीं थे। वो लोग गायब हो चुके थे। उस सफेद तूफान में कार्तिक बिल्कुल अकेले रह गया था। कार्तिक की हार्ट रेट बढ़ गई। उसने अपना बैकपैक वापस पहना और आगे बढ़ने की कोशिश की, पर डायरेक्शन किस तरफ जाए? उसने लगभग 2 घंटे तक उस तूफान में चलने की कोशिश की। हर कदम पर उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे, उसके सांस फूल रहे थे, और सबसे बुरी बात, हाइपोथर्मिया शुरू हो चुका था। गाइस, हाइपोथर्मिया बहुत ही ब्रूटल चीज होती है। पहले आपकी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है, फिर आपके हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं, आपको दर्द होना बंद हो जाता है, और उसके बाद
आपका दिमाग खेलने लगता है। आपको नींद आने लगती है, एक ऐसी नींद जिसमें अगर आप सो गए ना तो कभी उठ नहीं पाओगे। कार्तिक को लग रहा था कि उसके पैर शीशे के बन चुके थे और किसी भी वक्त टूट जाएंगे। उसकी पलकों पर बर्फ जम चुकी थी। उसको पता था कि अगर उसको अगले आधे घंटे में कोई शेल्टर नहीं मिला तो वो वहीं मर जाएगा। और तभी उस सफेद धुंध में उसको एक शेप दिखाई दी, एक धुंधला सिलुएट। कार्तिक ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाई और उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया उसने देखा कि वो एक पुराना पत्थरों से बना हुआ टी हाउस था। पहाड़ों में ऐसे छोटे छोटे टी हाउसेस होते हैं जहाँ ट्रैकर्स आराम करते हैं, पर ये वाला बहुत अजीब था। उसकी छत आधी टूटी हुई थी, उसके दरवाजे खाली पड़ चुकी थी और लग रहा था कि सालों से वहाँ कोई नहीं आया है। पर कार्तिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने जमे हुए हाथों से उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक बहुत ही अजीब रोने जैसा आवाज के साथ खुला। कार्तिक अंदर गिरा और उसने दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। अंदर गुप्त अंधेरा था, पर बाहर के तूफान से थोड़ी राहत थी। कमरे में एक अजीब सी स्मेल थी, सेलन, पुरानी लकड़ी और एक अजीब सी बदबू, जैसे कोई चीज बहुत वक्त से बंद पड़ी हो। कार्तिक जमीन पर बैठा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे के हिसाब से एडजस्ट होने लगी और तभी उसने कुछ देखा जिसने उसको थोड़ी देर के लिए जमा दिया। कमरे के दूसरे कोने में एक पुराने फायरप्लेस थी और उसमें आग जल रही थी। आप खुद सोचिए, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल अबैंडन लग रही थी, वहां आग कैसे जल सकती है? पर कार्तिक इतना ठंडा हो चुका था कि उसने लॉजिक के बारे में नहीं सोचा। उसका दिमाग सिर्फ वार्मथ चाहता था। वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए उस आग की तरफ बढ़ा और तब उसने उनको देखा। आग के चारों तरफ 3 लोग बैठे हुए थे। तीनों ने हेवी ट्रैकिंग गियर पहना हुआ था। उन्होंने अपने घुटनों को छाती तक लाया हुआ था और वो बिल्कुल चुपचाप बिना हिले आग को घूर रहे थे। कार्तिक को लगा कि शायद ये भी उसकी तरह तूफान में फंस गए हैं। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, भाई भाई थोड़ी जगह मिलेगी, मैं भी रास्ता भटक गया हूँ। उन तीनों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कार्तिक की तरफ देखा तक नहीं। कार्तिक को थोड़ा अजीब लगा। वो थोड़ा और पास गया, आग के बिल्कुल पास। पर गाइस, यहाँ एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज थी। कार्तिक आग के इतने पास था पर उसको कोई गर्माहट फील नहीं हो रही थी। आग की लिपटें तो उड़ रहे थे, रोशनी भी थी, पर हीट बिल्कुल जीरो थी। उसने उन 3 ट्रैकर्स को ध्यान से देखा। उनके कपड़े बहुत ही अजीब थे, नियॉन पिंक और ब्राइट येलो जैकेट्स जो 90s में चलती थी। आजकल तो ऐसा कोई गियर नहीं पहनता। और उनके चेहरों पर जो स्किन थी वो वैक्सी लग रही थी। उनके पलकों पर, उनके हाथों पर मोटी मोटी बर्फ जमी हुई थी। उनकी आंख खुली थी, बिल्कुल अनब्लिंकेबली वो आग को देख रहे थे, पर उनकी आंखों में कोई लाइफ नहीं थी। वो आंखें शीशे की तरह लग रहे थे जिसमें आग का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। कार्तिक का दिमाग अब पैनिक मोड में चला गया था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सबसे पास बैठे हुए एक आदमी के कंधे पर रखा। हेलो, आप जैसे ही कार्तिक ने उस आदमी को छुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कंधा इंसान का नहीं लग रहा था, वो पत्थर की तरह सख्त था, एकदम सॉलिड। कार्तिक ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो इंसान नहीं थे, वो लाशें थे। 3 जमे हुए लाशें जो ना जाने कब से उस आग के आगे बैठी हुई थी। वो पीछे की तरफ खिसका, उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर मौत का तूफान था और अंदर 3 जमी हुई लाशें। उसको लगा कि उसको किसी से कांटेक्ट करना चाहिए। शायद यहाँ कोई रेडियो हो या कुछ खाने को मिल जाए जिससे उसके अंदर थोड़ी एनर्जी आई। वो कमरे के दूसरे हिस्से में गया जहाँ एक टूटा हुआ लकड़ी का काउंटर था। काउंटर के पीछे
बहुत सारा कचरा और धूल थी। कार्तिक ने वहां ढूंढना शुरू किया। उसकी उंगलियों बुरी तरह कांप रहे थे। तभी उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी आई, एक पुराना सील चुका गेस्ट बुक। उसका कवर लगभग गल चुका था। कार्तिक ने अपने फोन के फ्लैशलाइट ऑन की और उस गेस्ट बुक को खोला। पेजेस आपस में चिपके हुए थे। उसने धीरे धीरे पेजेस पलटाने शुरू की। उसमें अलग अलग ट्रैकर्स का मैसेज था। हैड अ ग्रेट टाइम, ब्यूटीफुल व्यू, ऐसे चीज़ें। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, पेजेस की हालत और ख़राब होती गई। और फिर वो आखिरी पेज पर पहुंचा। आखिरी पेज पर जो लिखा था, उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब थी, जिसे किसी ने बहुत ही घबराहट में या कांपते हुए हाथों से लिखा हो। एंट्री के ऊपर डेट डाले हुए थे, अक्टूबर 14, 1998। 1998। कार्तिक का दिमाग घूम गया। ये 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात थी। उसने वो मैसेज पढ़ना शुरू किया। हम यहाँ फंस गए हैं।
कुछ भी चल रहा था ये वो लूप था जिसमें ये पहाड़ हर भटके हुए ट्रैकर को कैद कर लेता है। वो 1998 में मरा या आज, अब इस बात का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि टाइम अब उसके लिए हमेशा के लिए रुक चुका था। धीरे धीरे कार्तिक के पैर खुद ब खुद उस फायर प्लेस की तरफ बढ़ने लगा। उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो गया और उन तीनों के बराबर में घुटने मोड़ कर बैठ गया। वो चारों अब चुपचाप बिना हिले उस ठंडी आग को घूरने लगे जो कभी बुझती नहीं। गाइस, ये थी कार्तिक की कहानी। एक ऐसी घटना जो शायद पहाड़ों की उन गहरे राजों को सामने लाती है जो बर्फ के नीचे दफन है। इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद जब रेस्क्यू टीम्स उस रिमोट रिच पर ढूंढने निकला तो उन्हें उस अबैंडन्ड टी हाउस से 4 ट्रैकर्स की फ्रोजन बॉडी मिली थी। 3 नाम तो वही थी जो उस डायरी में था, रवि, मेगा और समीर। और जो चौथी लाश थी उसके जैकेट से जो आईडी मिला उस पर लिखा था कार्तिक। वो वहाँ कब से था, कैसे फंसा, ये कोई नहीं जानता। पर पहाड़ों में आज भी लोग कहते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ वक्त एक सीधी लाइन में नहीं चलता। वहाँ गुजारा हर एक सेकंड आपको एक ऐसे लूप में डाल देता है जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या वक्त सच में एक लूप है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे चिलिंग और रियल हॉरर स्टोरी लाते रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आई एम श्योर ये वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो विद दैट बीइंग सेड, गुड नाइट गाइस, शब खैर।